तो सॉरी गाइस, आप लोगों को बहुत ही दिनों के बाद मैं कोई नई वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। पर ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस सीरीज़ में हम लोग ये जानेंगे कि कुछ जिन बच्चों के पास गॉड के द्वारा कुछ स्पेशल पावर्स है, सुपर पावर्स दी जाती है, उनको एक ऐसे आइलैंड पे भेजा जाता है जहाँ पे उनके लिए एक ऐसी स्कूल बनाई जाती है जहाँ पे वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं और उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो इस स्टोरी में यही होने वाला है। जिस टागो पे ये सारे बच्चे अब आ चुके हैं, तो हम लोग यही स्टोरी समझेंगे कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर ननाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोरिंग की तरह बैठा होता है, अकेला बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जिसके पास फायर मैजिक की पावर होती है। वो उसे उसे डरा रहा होता है, पर वो वहाँ पे डरता नहीं है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है जिसके पास आइस मैजिक की पावर होती है। वो बताता है कि यार, किसी को भी डराना नहीं चाहिए। और ज़्यादातर लड़के तो उसकी दीवानी थी, क्योंकि दिखने में बंदा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, हैंडसम भी बोल सकते हो। तो वो बोलता है कि भाई, अगर ननाओ के पास स्किल्स है तो वो ज़रूर बताएगा एक दिन। तभी वहाँ पे उनके टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया। ये है यहाँ का मॉन्स्टर, जिसे मार के तुम अपना लेवल अप कर सकते हो या तो अपने पावर्स को बढ़ा सकते हो। तो ये सारी बातें उनके टीचर बताते हैं और बोलते हैं कि हमें इन मॉन्स्टर को मारना होगा। गॉड के द्वारा तुम्हें दी गई सुपर पावर्स को यूज़ करने का समय आ गया है। तभी ये सारी बातें चली गई होती है और टीचर बताते हैं हमारे इस स्कूल में दो नए स्टूडेंट आने वाले हैं जिनका तुम लोग स्वागत करने वाले। तो सबसे पहले कोई आता है जो कि इंट्रोवर्ट टाइप का एक लड़का है, यानी कि मेरी जरा, जो कि अपनी पावर्स बताने से सबको मना कर देता है और कोई भी उससे इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, क्योंकि भाई दिखने में ये बहुत ज़्यादा डरावना फेस बना देता है, जिसकी वजह से वो आके वहाँ पे बैठ जाता है। क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि लोग उसकी पावर के बारे में जाने या उससे पूछे, क्योंकि उसकी पावर इन लोगों से तो कहीं ज़्यादा है। तभी हम लोग देखते हैं कि टीचर एक दूसरी लड़की को अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट तो है, और मैं नहीं कह सकती ये मेन कैरेक्टर है। भाई ये लड़की जितनी क्यूट है उतनी बाद में तुम्हें पता चल जाएगा ये मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ। तभी वो लड़की आके वहाँ पे बैठ जाती है और वो अपनी पावर्स बताती है माइंड रीड की, कि वो सबका दिमाग पढ़ सकती है। और ये सारी बातें तो सुन के हमारी जो ऑडियंस है वो तो एकदम हक्की बक्की हो जाती, और वो कोया के पास आके बैठ जाती है। तो कोया एकदम से डर जाता है कि ये मुझे क्यों बोल रही है। तभी वो बताती है कि तुम्हें तो सारे लड़के परेशान करते हैं। वो एकदम से शॉक हो जाता है कि सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे वही फायर वाला लड़का आता है, जो कि कोया पे अपनी पावर्स का यूज़ करने वाला था। पर वो लड़की बोलती कि इन हरकतों की वजह से तो मैं तो इम्प्रेस नहीं होने वाली, तो तुम ऐसी हरकतें मत करो। जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और उसको थोड़ा सा शर्म भी आता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते थोड़ा सा क्लोजनेस, कुछ भाई कैमरा कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गया, थोड़ा दूर ले लो। तभी उनके टीचर बोलते हैं यहाँ पे बात करने का समय नहीं है, हमें तुम लोगों को इस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें एक लीडर की आवश्यकता है, यानी कि एक क्लास मॉनिटर की। तो उसके लिए कौन बनेगा। तो सभी लोग अपने अपने हाथ उठा देते हैं, पर उसमें से कोई तो अपना हाथ उठाता ही नहीं है। पर उसके लिए लिली हाथ उठा देती है और लिली बोलती है कि कोया को क्लास मॉनिटर बनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। पर कोया तो यहाँ पे रुक जाता है। तभी वो फायर वाला लड़का बोलता है किसी पावरफुल इंसान को ही मॉनिटर बनना चाहिए। ये सारी बातें बताता है। तभी हमारे एक कोच जो बोलता है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही मॉनिटर बनना चाहिए, उसके लिए कल कंपटीशन होगा। ये सारी बातें सुन के तो कोया एकदम से हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो लिली भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और देखते हैं कि शाम को वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं और वो लोग एक खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वो लोग खाना खा रहे होते हैं। भाई इस रेस्टोरेंट में कोई और क्यों नहीं है, क्या मुझे इस बंदी से प्यार होने लगे। तभी कोई अपना पास्ट बताता है, जहाँ पे उसकी पूरी घर की जिम्मेदारियाँ सब लोग उसे ऐसे ही समझते हैं कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको इस स्कूल में भेज दिया गया था, जिससे कि वो वहाँ पे सबको लीड कर सके एक मॉनिटर की तरह। ये उसकी डैड की इच्छा थी। पर जैसे वो यहाँ पे आया तो वो इतना ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाया और ना ही मिल पाया। तभी वो दोनों एक अच्छे से प्लेस पे आ जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा रिच का एरिया होता है। तो वो वहाँ पे आके ना बोलती है, सॉरी लिली बोलती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहिए और मैं जानती हूँ कि तुम बढ़ा लोगे और तुम कर भी लोगे। तभी वहाँ पे एक तेज हवा का झोंका आता है, जो कि सीधा जाके नैनाओं को लगता है, सॉरी यानी लिली को लगता है, और नैना उसे बचा लेता है और वो उसे हक कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको शर्म आ जाती है और वो चली जाती है। तब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे आइस और फायर मैजिक के बीच में फाइट होने वाली थी। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट चली रही होती है। तभी फायर मैजिक
से वो अपनी फुल पावर से वहाँ पे अटैक करता है, पर उसके चेहरे पे कुछ कट्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी और ज़्यादा पावर्स को बढ़ा लेने लग जाता है। पर वो वहाँ पे दोनों ही हार नहीं मान रहे थे। ननाओ और यूया बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यूया बोलता है कि मैं टाइम में पीछे जाके पता कर सकता हूँ कि किसने किसने मारा। तो अब तुम लोग समझ जाओ किसने किसको मारा था। तभी वहाँ पे ये तेंजो आ जाता है, जो कि बोलता है कि यूया काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आया, तो मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। यानी कि हमारे जो मेन कैरेक्टर था, यानी कि जिसकी मौत सबसे पहले पार्ट में हुई थी, ये उसकी चिंता कर रहा था। तो वो बोल रहा है अगर वो घर जाता है, कहीं बाहर जाता है, तो मुझे ज़रूर बता के जाता, पर वो अभी तक नहीं आया। तभी ननाओ बोलती क्या पता वो अपने घर चला गया हो, या हो सकता है उसे लाइट गैंग के लोगों ने मार दिया हो। ये भी हो सकता है कि ये सब एक मजाक हो, क्या पता। तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है इन सारी बातों में। तभी ये बताता है कि यार मैं तो सभी लोगों से बात करने की ट्राई कर रहा हूँ। तभी इन लोगों को इसी पे शक हो जाता है कि नहीं नहीं तुम इतनी ज़्यादा जानकारी क्यों ले रहे हो, कहीं तुम उस गैंग के मेंबर तो नहीं। ये बातें सुन के वो वहाँ से चला जाता है। तभी ननाओ और यूया डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसके ऊपर नज़र रखेंगे और पता लगाएंगे क्या यही तो स्लाइड गैंग का मेंबर नहीं है। तो यूया वहाँ पे जाके टेलीपोर्ट होता है। जैसे ही वो वापस आता है टेलीपोर्ट होके, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। अब पता ही नहीं चल रहा था कि असल में उसने ऐसा क्या देख लिया। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते और वो वहाँ से चलने को बोलता है, जिसकी वजह से यूया और ननाओ एक साथ बाहर जा जाते हैं और ये वही प्लेस आने वाला होता है जहाँ पे सबसे पहले उस लड़के की मौत हुई थी। धीरे धीरे करते करते ननाओ अपना असली चेहरा दिखाने लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईवल होता है। भाई ये लड़के से मुझे बिल्कुल प्यार नहीं, ये लड़के बहुत ही नफरत के लायक है। अब तुम लोग चाहो तो इसे नफरत कर सकते हो, पर मैं तो इसे नफरत अभी से कर रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो प्यार भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में दिखा के। तभी ये बताता है कि मैंने पास्ट में जाके देखा है कि तुमने ही उसे मारा है। तो ननाओ को पता चल जाता है यूया ने उसे पूरा सच नहीं बताया था। तो वो वहाँ पे आके बोल देता है कि अभी भी तुमने उसके हाथ पकड़े हुए थे, तो मैं इतना ही पास देख पाया। तो वो दोनों एक साथ खड़े ही थे, पर ननाओ की नजर पड़ जाती है कि यूया उसे छुप के देख रहा है, जिसकी वजह से यूया वहाँ पे आके बोलता है कि बस मैं अभी तो इतना ही पता लगा पाया हूँ और मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई है, तो मैं कुछ ज़्यादा पता नहीं कर सकता, तो हम लोग कल पता करते हैं। ऐसा कह के वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही यूया वापस आता है, यानी कि यूया अपने रूम में जाके सोने की तैयारी में था, तो ननाओ भी उसके रूम के बाहर एक शवल लेके आ जाती है। अब शवल का मतलब तुम समझ सकते हो, वो खोदने वाले फावड़े हथियार। तो वो वहाँ पे आ जाती है और यूया को बोलती कि मैंने वहाँ पे लाइट गैंग के मेंबर्स को देखा है, तो तुम मेरे साथ चलो। तो यूया भी ये उसकी बातों पर यकीन करके उसके साथ चलने लगता है। भाई अब ये ननाओ इतनी चालाक लड़की है जिसका तुम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। बाय गॉड, अगर तुम ऐसी गर्लफ्रेंड मिल गई तो तुम तो नरक में ही जाओगे। तो ननाओ वहाँ पे रोने लगती है और यूएन से बोलती है कि यहीं पे उसके साथ कुछ गलत हुआ था, तो वो टाइम में पीछे जाके पता करे कि ये सब किसने किया था। तो ये भी अभी इस चीज़ के लिए मान जाता है और वो टाइम में पीछे जाने के लिए मान जाता है। और जैसे ही वो टाइम में पीछे जाता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि ननाओ ने यहाँ पे आने से पहले क्या किया था। ये उसी दिन का सीन है जब वहाँ पे उस लड़के ने बर्फ से पूरे लेक को जमा दिया था। तो ननाओ वहाँ पे आके पूरे बर्फ को चेक करती है और वहाँ पे मिट्टी डाल देती है उस बर्फ के ऊपर, जिससे कि होता ये है कि किसी को भी नहीं पता चलता कि वो लेक है। जिसकी वजह से जैसे ही वो बंदा यूया टाइम में पीछे जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे तो नदी थी और वो नदी को कुछ सेकंड बाद में जमा देता है वो लड़का, जिसकी वजह से यूया पानी के बाहर आ नहीं सकता था और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है, जिसकी वजह से वो पास्ट में ही मर जाता है, यानी कि वो अपने प्रेजेंट में आ ही नहीं पाता। तो यहाँ पे ननाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपने रास्ते से एक और बंदे को हटा दिया था जिसपे उसको शक था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है, ये तेंजो होता है। अब तेंजो यहाँ पे वहीं पे आ जाता है और उस बर्फ वाले लड़के से मिलने चला जाता है। अब ये बर्फ वाला लड़का तो यूया यानी कि ननाओ के सामने आके उसे इम्प्रेस करने के लिए लगा होता है, पर भाई इसके आगे की स्टोरी बहुत ही कमाल की है। उससे पहले चैनल पे नए हो, पुराने हो, अभी आए हो, अभी देख रहे हो, तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आवाज़ थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है पर तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छा तुम्हें इंटरटेन करने का ट्राई करेगा। अभी लोग देखते हैं कि तेंजो आधा गीला हो चुका है बारिश में और वहाँ पे एक लड़की भी आधी गीली होती है, तो इससे सब लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो लोग एक ही छाते में आए थे, जिसकी वजह से तेंजो वहाँ से जाने लगता है। अब तेंजो यहाँ से अपने घर के लिए निकल रहा था, यानी कि अपने रूम के लिए। अब ननाओ को शक हो जाता है कि मुझे अपना अगला टारगेट
किसको बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के पास इतना दिमाग है, अगर इन्होंने सोच लिया कि यहाँ पे कोई किलर या असासिन है तो ये मैं मुसीबत में फंस सकती हूँ। इसलिए ना तेंजो को अपना शिकार बनाने के लिए उसे लंच पे इनवाइट करती है, जिससे कि वो उसके बारे में जान सके। पर ननाओ तो यहाँ पे तेंजो तो यहाँ पे एकदम से मना ही कर देता है कि मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। और ननाओ ये सारी बातें सुन के तो थोड़ा सैड ही हो जाती है। अब ननाओ उसका पीछा करने लगती है और पता करती है कि वो कहाँ पे रहता है और क्या करता है। तो हमें पता चलता है कि ये तो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, यानी कि मेरी तरह। मैं भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, मेरे पास कोई कैट नहीं है और ना ही कोई बंदी है, तो मेरे पास आप लोग ही हो जिनसे मैं बातें कर सकता हूँ। तो ये सब पता चलता है। तभी ननाओ तेंजो को बोलती कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो ननाओ तेंजो भी एक बार इसमें सोच में पड़ जाता है कि कोई लड़की मेरे से दोस्ती क्यों ही करेगी, पर वो हाँ बोल देता है और वो उसी पहाड़ी पे आ जाता है जहाँ पे उसे यूया की वॉच मिली थी। सॉरी, यूया की नहीं, सबसे पहले लड़की की वॉच मिली थी जो कि इस खाई से गिर के मर गया था। अब तेंजो का ये कहना कि तुमने मुझे कहा था कि जब मौत हुई तब तुम उसके साथ नहीं थी, तुम कहीं और ही थी, पर इस घड़ी का टाइम तो कुछ और ही बता रहा है। तो इससे उसको शक होने लगता है, पर वो इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसको ननाओ को पता था कि टाइम किसने बदला था। तभी हम लोग देखते कि वो लोग टीचर के पास आ जाते हैं और ननाओ और तेंजो वहाँ पे टीचर से बोलते हैं कि हमें उसके घर में फ़ोन करना चाहिए, जिससे कि उसके पेरेंट्स को एटलीस्ट पता तो चले कि उसकी मौत हो गई है। पर टीचर भी मना कर देते हैं कि ग्रेजुएशन से पहले हम किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकते। तो ननाओ और ये तेंजो दोनों ही बाहर आ जाते हैं और वहाँ से एक दूसरे के साथ चलने लगते हैं। अब यहाँ पे नाइट का सीन तो ओवर हो ही जाता है और मॉर्निंग का सीन आ ही जाता है। तभी हम लोग देखते कि मैं एक बार फिर से कैट के लिए दूध का पैकेट खरीद लेता हूँ और मैं कैट के लिए दूध लाया होता हूँ, पर मेरे से पहले ही किसी और ने कैट को दूध पिला दिया था। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मेरी चीज़ों के साथ छेड़खानी करे। तो मैं जैसे ही वहाँ से बाहर आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं देखने को मिलता और मैं ऐसे ही अपने टाइम के साथ स्पेंड करता रहता हूँ। अब मैं अकेला रहने वाला बंदा क्या ही कर सकता हूँ। तो जैसे ही तेंजो गैस ऑन करता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे स्टोर रूम में आग लग जाती है। अब ये सब ननाओ को पहले से ही पता था, क्योंकि ननाओ जब तेंजो के रूम में आई थी तो उसने देखा कि तेंजो को तो स्मेल ही नहीं कर सकते, मतलब वो स्मेल सूंघ भी नहीं सकता किसी भी चीज़ की, क्योंकि उसके घर में काफ़ी पुरानी सड़ी सी चीज़ें भी पड़ती है, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि उसको कैसे मारना है। इसलिए वो गैस ऑन करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो इतना बड़ा धमाका होता है, उसको लगता है कि अब तो वहाँ पे तेंजो मर गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ननाओ जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी तेंजो वहाँ पे आके उसका पैर पकड़ने लग जाता है और उसे पता चलता है कि जो तेंजो की पावर है वो इमॉर्टल है, यानी कि वो मर नहीं सकता, वो अमर है। ये सारी बातें सुन के तो ननाओ एकदम से हैरान हो जाती है कि तुम इतने बड़े धमाके में बच कैसे गए। तभी उसे बताता है कि मैं तो अमर हूँ, मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकता। और वो धीरे धीरे खुद ही हिलप हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ननाओ ये सारी चीज़ें देख के तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि मैं तो इसे मार ही नहीं सकती, मुझे कुछ करके इसे मारना होगा। तभी ननाओ वहाँ पे ये सोचती है कि मैं इसको सबसे लास्ट में मारूंगी, क्योंकि इससे पहले भी मुझे बहुत लोगों को मारना होगा। तो हमारा फर्स्ट एपिसोड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग सेकंड एपिसोड कल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट पार्ट में। तो ननाओ यहाँ पे बोर्ड साफ कर ही रही होती और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो इन लोगों को कैसे मारे। तभी सारे बॉयज अपने आप में ही बातें कर रहे होते हैं कि किलर कौन हो सकता है। तभी ननाओ को कैसे भी करके अगला टारगेट, यानी कि किसको मारना उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ननाओ ये सब सोच ही रही होती। तभी वहाँ पे कुछ गर्ल्स आके बोलती कि मिकाइरू को तो लव लेटर मिला है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिकाऊ को लव लेटर किसने दिया है। तो ये सारी चीज़ें मिकाइरू देख लेती है और मिकाइरू देखती है कि ननाओ के पैरों पे चोट लगी हुई है, तो वो फटाफट से उसके पैर के पास उसे आके लिक करने लगती है, यानी कि चाटने लगती है। और तुम लोग कुछ गलत मत समझ लेना, क्योंकि तुम लोग बहुत ही डबल माइंड के हो। ऐसे तुमसे ज़्यादा डबल माइंड का तो मैं हूँ, मेरे माइंड में हमेशा कोई उल्टी चीज़ें चलती रहती है। तो वहाँ पे अब ननाओ अपना अगला शिकार चुन लेती है और वो मिकाइरू को अपना अगला शिकार बनाने के लिए चली जाती है। और वो यहाँ पे ये सोची कि उसकी पावर तो सिर्फ हीलिंग मैजिक है। तो यहाँ पे उसके ऊपर तेंजो भी नजर रखे हुआ था, क्योंकि तेंजो को डर था कि कहीं उसका नंबर ना लग जाए अगला, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डर। तो
अब मिकाइरो और ननाओ एक दूसरे से बातें करते हैं और उसे मकाइरे को बता देती कि वो लव लेटर इन लड़कियों ने ही लिखा था तुम्हें परेशान करने के लिए। तो ननाओ उसे लंच पे इनवाइट करती है और दोनों ही लंच के लिए आ जाते हैं और दोनों ही अपने हाथों से एक दूसरे को लंच खिला रहे होते हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है और बहुत ज़्यादा लवली भी होता है। मुझे खुद भी ननाओ से प्यार हो जाएगा, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये अगला नंबर मेरा ही लगा दे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ननाओ से प्यार करूँ। तभी ननाओ बाहर आती है तो उसे तेंजो दिख जाता है जो कि बोलता है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारी सुरक्षा के लिए बैठा हूँ, मुझे लगता है कि किलर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए ननाओ बोलती है ठीक है तुम मेरे रूम के बाहर बैठ सकते हो, पर मेरा ध्यान रखना मैं रूम में तेज स्पीकर लगा के सोती हूँ जिससे कि मुझे नींद आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ तो तेंजो को भी पता थी कि वो झूठ बोल रही है। थोड़ी देर के बाद तेंजो उसके रूम की खिड़की की तरफ जाता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि ननाओ तो यहाँ पे है ही नहीं और वो रूम के अंदर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो भी उसके पीछे पीछे मकाइरो के रूम की तरफ जाने लगता है। तो उसे एक चीख सुनाई देती है जिसकी वजह से जैसे ही वो वहाँ पे आता है, अब ननाओ यहाँ पे मकाइरो पे हमला करने ही वाली थी। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पीठ के पीछे कुछ है। ऐसा जैसे ही वो बोलती है तो ननाओ एकदम से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। जैसे ही तेंजो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि ननाओ के मतलब पीठ पे तो एक बहुत ही तेज घाव लगा हुआ है यानी कि कट, और मकाइरो तो उसे लिख करके हील कर रही होती है। ये सारी चीज़ें देख के तो अब तेंजो भी परेशान हो जाता है कि आखिर इस पर अटैक किया किसने, और मकाइरो तो वहाँ पे उसे हील कर रही होती है। तो ये सारा प्लान ननाओ खुद का ही होता। भाई ये बंदी कितनी जीनियस है, इतनी जीनियस तो अगर मैं होता तो आज मैं आईपीएस बनना नहीं चाहता। चलो मैं आईपीएस नहीं बन सकता पर आप लोग मेरे लिए कमेंट में आईपीएस कह तो सकते हो ना। आईपीएस जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। तो अगले दिन वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं बेंच पे कि आखिर तुम्हारे ऊपर अटैक किया किसने, हमें इस बात का पता लगाना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकता है तो एक बार फिर से तुम्हारी जान लेने की कोशिश की जा सकती है। तो तेंजो और ननाओ यहाँ पे बातें कर ही रहे होते। तभी मकाइरो बोलती कि ननाओ को हमारा टीम लीडर बन जाना चाहिए, यानी कि हमारा कैप्टन, यानी कि बोले तो हिंदी में मॉनिटर। पर तेंजो तो ये सब सोच रहा था कि ननाओ ने तो ये सब जानबूझ के किया है जिससे कि वो सब लोगों का भरोसा जीत सके, पर ये बात मैं साबित कैसे करूंगा, ये सब मैं सोच ही रहा होता हूँ। तभी मकाइरो और ननाओ बात कर ही रहे होते हैं। तभी ननाओ मकाइरो को कुछ देती है जिसमें वो सबको बोलती है कि इसमें उन सबकी पावर्स का जानकारी लिख लेना कि उन सबके पास किस किस की पावर है। अब ये सब ननाओ सोच के खुश हो ही रही होती है कि मुझे सबकी पावर जानने का मौका मिल जाएगा। तभी वहाँ पे सोनिकिची आता है। ये डोरेमोन वाला वो वाला सोनिकिची नहीं, ये नॉर्मल सोनिकिची है। सोनिकिची वहाँ पे आके ननाओ को कुछ पिक्चर्स दिखाता है जिसमें उसने जो जो खून किए उन सब की पिक्चर्स वहाँ पे थी, और वो बताता है कि तुम मुझे भी मारने वाली हो तो मैं फ्यूचर की फोटोज खींच सकता हूँ। तभी ये सारी चीज़ें देख के तो ननाओ एकदम से डर जाती है कि तुम सबके पास मतलब तुम्हारे पास ये फोटो आई कैसे। तो सोनिकिची बताता है कि मैं तो फ्यूचर की सारी फोटोज खींच सकता हूँ, मुझे पहले ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो उसे एक लंच पे इनवाइट करता है जिससे कि वो दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। तभी वो ननाओ की एक फ़ोटो खींचता है जिसमें ननाओ के चेहरे पे नूडल्स गिर जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो ही रही होती है। तभी वहाँ पे नूडल्स आते हैं तो वो नूडल्स कैंसिल कर देती है, पर उस लेडी का पैर फिसल जाता और नूडल्स ननाओ के फेस के ऊपर गिर जाते हैं। तो ननाओ को यकीन हो जाता है कि सच में ये बंदा तो फ्यूचर देख सकता है। तभी वो एक और फोटो बताता है जिसमें नना उसको मार रही होती है, पर सुनी क्या जगह था अगर तुमने ऐसी कुछ हरकत की तो ये सारे फोटोज मैं सबको बता दूंगा और तुम पकड़ी जाओगी और यहाँ से भाग जाओगी। तभी नना बोलती कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पर सोनिकिची तो नना उससे अपने सारे काम करवा रहा था, उससे मसाज लेना, अपने घर के काम। अब तुम लोग समझ जाओ यार ननाओ के साथ क्या हो रहा है। तो वो ननाओ जैसे ही अपने सारे फोटोज चुरा रही होती है तो वो सारे फोटोज को एक एक करके देख रही होती है कि उसमें कितने फोटोज है। तो ननाओ तो ये फोटोज देख के एकदम से शॉक हो जाती है कि सब हो क्या रहा है। तो ननाओ यहाँ पे सारी फोटोज अपने पॉकेट में डाल देती है, यानी कि सॉक्स की जगह पे। तो यहाँ पे सोनिकिची को पता चल जाता है कि शाम को तो 5 फोटो निकलती, मेरे कैमरे से हमेशा 5 फोटो निकलती पर आज तो 4 ही है। तो ये सारी चीज़ें देख के उसे ननाओ पे शक होता है और वो उसके पॉकेट में हाथ डालता है और उसे वहाँ पे वो फोटो भी मिल जाता है। जिसके बाद वो दिखता है कि वहाँ पे तो ननाओ को किसी ने स्टोर रूम में मार दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। पर ननाओ बोलती है मुझे अभी नहीं मरना है, मैं अभी जीना चाहती हूँ।
तो सुनिकिची यहाँ पे बोल देता है कि अभी तुम्हें कौन मार रहा है, अभी तो तुम्हें बहुत जीना है। और ननाओ तो उसकी गाड़ी को 10 मिनट के लिए आगे कर देती है, जिससे कि उसे पता ही नहीं चला। सुनिकिची वहाँ से चला जाता है और ननाओ स्टोर रूम में बैठी होती है, उसका इंतजार कर रही होती है। तो ननाओ के पास कुछ नीडल्स होते हैं जिन पे पॉइजन लगा होता है, पर उसके हाथ से नीडल्स गिर जाते हैं और तभी सुनिकिची वहाँ पे आ जाता है। तो ननाओ उसी रस्सी के तरीके से उसे मारने की ट्राई करती है, पर वो उसे नहीं मार पाती क्योंकि सुनिकिची ने पहले ही देख लिया था कि ननाओ उसे कैसे मारने वाली है। तो ये सारी चीज़ें ननाओ को भी पता होती है, इसलिए ननाओ उसकी घड़ी को 10 मिनट आगे रखती है। पर सुनिकिची बताता है कि मैंने तो 10 मिनट पहले ही अपनी घड़ी को सेट कर लिया था। और उसके शरीर में कुछ कमजोरी सी आने लगती है क्योंकि ननाओ ने छुप के एक नीडल्स उसके इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सुनिकिची वहीं पे मारा जाता है। और सुनिकिची को पता चलता है कि ननाओ ने वो नकली फोटो वहाँ पे खुद ही रखी थी, जिसकी वजह से सुनिकिची की वहाँ पे मौत हो जाती है। तो ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे मकाइरो और तेंजो आ जाता है, जो कि वहाँ पे आते ही बोलते ये सब क्या हो गया। तभी ननाओ तो एकदम से फुट फुट के रोने लग जाती है। भाई ये मगरमच्छ के आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर तुम लोगों को पसंद है तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। तो वहाँ पे वो फोटोज दिखाता है कि ननाओ के साथ ये सब होने वाला था। तभी तेंजो वहाँ पे आके बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तभी तेंजो को पता चलता है कि उसने कुछ अजीब अजीब सी सुनिकिची ने फोटोज खींची थी, जिसकी वजह से ननाओ यहाँ पे रोने लग जाती है, यानी कि अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसकी ऐसी फोटोज भाई कोई भी नहीं देखना चाहेगा। इसलिए तेंजो भी कुछ कह नहीं सकता था और ननाओ जल्दी से जाके उसके घर पे अपनी सारी फोटोज कलेक्ट कर देती है, जिससे कि वो वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। अब ननाओ मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि तेंजो यहाँ पे नहीं आया। तभी वहाँ पे तेंजो आ जाता है और वो बोलता है अगर सुनिकिची ने ये फोटो खींची है, इसका मतलब तुम्हारे साथ ये घटना होने वाली थी, यानी कि तुम मरने वाली थी, तो ये घटना क्यों नहीं घटी। तो ननाओ बोलती कि पास्ट चेंज भी फ्यूचर चेंज भी तो हो सकता है, पर वो उसकी बात पे बिलीव नहीं करता और वो उसे बता देती है कि हम लोग जब स्टोर रूम में थे तो वहाँ पे एक गैंग का मेंबर आया था जिसने कि मुझ पे अटैक किया था, पर सुनिकिची ने मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को मरवा दिया, यानी कि मेरे आगे आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सारी बातें तो वहाँ पे चल ही रही होती है, पर ननाओ तभी बोलती कि यहाँ पे एक फोटो मिसिंग है। तभी वो चेक करती है, तभी मोंजुना वो उसको हील करने की ट्राई करती है, पर उसको एक वहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है उसकी टी शर्ट में। तो वो वहाँ पे देखती है तो उसे वहाँ पे एक फ़ोटो मिलता है, जिस फोटो में ननाओ किसी को धक्का दे रही होती है। और जैसे ही ननाओ वहाँ पे पहुँचती है तो ननाओ अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है और बोलती है ये तुम क्या देख रही हो, तुम मुझे नहीं बताओगी। तो वो उसे उस फोटोज़ को बताती है और बोलती है कि सुनिकिची कभी भी फ्यूचर नहीं देख सकता था, ये सब उसने फ़ोटो अपने ड्रीम में कलेक्ट किए होंगे क्योंकि वो हमारी दोस्ती से जलता है। ये सारी बातें सुन के तो ननाओ भी ये चीज़ मान लेती है और वहाँ पे उन दोनों को घर जाने के लिए बोल देते हैं और दोनों ही अपने अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन सुनिकिची का फेयरवेल होता है, यानी कि सुनिकिची की मौत पे सारे स्टूडेंट आए होते हैं और वो सब उसके लिए विश कर रहे होते हैं कि वो हेवन में जाए। मैं नहीं चाहता आप लोग भी नरक में जाओ, इससे अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी नए नए आए हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत लंबे जाएंगे और नहीं रहा तो बहुत जल्दी वापस भी चले जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब थोड़ी सी आवाज़ मेरी घटिया है वो चलेगा, पर मेरा प्यार आप लोगों के लिए सच्चा है। तभी सुनिकिची मतलब तेंजो वहाँ पे आके बोल देता है कि हमें अभी भी कुछ पता करना होगा। तभी वो लोग बाहर आके कुछ डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। तभी वो ननाओ तेंजो को उसके ऊपर एक बार फिर से शक होता है कि नहीं ये सब तो कुछ और ही है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो तेंजो बोलता है कि नहीं, सुनिकिची अगर फ्यूचर की फोटोज खींच सकता है तो उसने उस असासिन की भी फोटोज खींची होगी, जिसकी वजह से उस असासिन ने उसको मार दिया होगा। तो ये सब डिस्कशन हो ही रहा था और सुनिकिची तभी वो लोग वापस फ्यूनरल में आ जाते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे तो एकदम से वो सुनिकिची एकदम से खड़ा हो गया है। तो ननाओ यहाँ पे बोलती कि वो तो मुझे हेवन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तभी ये लड़के की सुपर पावर्स होती है कि ये लाशों को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि मुर्दाओं को ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो वो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड आके बोलती कि वो तो हेल्प करने की ट्राई कर रहा था, जिससे कि हम लोग असासिन को पकड़ सकते हैं। अब अगले दिन क्लास का सीन आ जाता है, वो उससे पूछती कि वो लड़का कौन था ननाओ। तो वो लड़की बताती है कि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, यानी कि मेरी तरह। भाई कितने लड़के मेरी तरह है,
अगर आप लोग इंट्रोवर्ट नहीं बनना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डेली मेरे से बातें कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो आपकी फीलिंग्स हो। और आप लोग मुझे रिकमेंड भी कर सकते हो कि आपके लिए अगला एनीमे हम लोग कौन सा लेके आए। तो वहाँ पे ये सब चल ही रहा होता है। तभी ननाओ वहाँ पे उनकी छुप के बातें सुन रही होती है और तेंजो भी वहाँ पे आ जाता है। तो दोनों ही वहाँ पे चुपचाप बैठे होते हैं, पर वहाँ से वो लड़का चला जाता है क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं होता लोगों के बीच में बैठना, इसलिए वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लड़की बोलती कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो सभी को बचाते बचाते थोड़ा सा घायल हो गया था और उसकी सुपर स्ट्रेंथ की वजह से उसने सबको बचा लिया था, इसलिए वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार फील करती है। अब ननाओ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए वहाँ पे उसके फ्रेंड उसे आ जाती हेल्प करने के लिए। अब ये सब चीज़ें उसको भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो खिड़की को थोड़ा खोल के बाहर चली जाती है उस लड़के को मारने के लिए। जैसे ही वो उसके ऊपर एक नीडल इंजेक्ट करती है तो वो उसे लगता है कि वो मर चुका है। तभी उसे एक कैट गटर में फंसी हुई दिखती है, यानी कि एक नाले में। तो वो वहाँ पे उस कैट को निकालने के लिए आते हैं। जैसे ही उसके फ्रेंड्स उसको हॉस्पिटल में देखने के लिए आए होते हैं तो वो लोग दिखते हैं कि वहाँ पे तो ननाओ है ही नहीं। तो ननाओ गई कहाँ? तो वो लोग विंडो पे देखते हैं कि ननाओ उन्हें बुला रही होती है उस कैट की मदद करने के लिए। तो सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग देखते हैं कि कैट को तो कैसे बाहर निकाले, तो कैट को वो लोग कुछ फूड का लालच देते हैं जिसकी वजह से कैट बहुत जल्दी वहाँ पे बाहर आ जाती है। अब मुझे तो डाउट अभी भी यही था कि जैसे ही ननाओ उस लड़की को मारने के लिए आती है तो वो लड़की एकदम से उसे पकड़ लेती है और उसके सर पे एक अटैक करती है, जिसकी वजह से ननाओ वहाँ पे पकड़ी जाती है। और उसे पहले ही पता होता है कि ननाओ ने सब कुछ क्या क्या किया होता है। तो वो लड़का भी अभी तक जिंदा होता है क्योंकि भाई ये दोनों ही ऐसे है कि ये लोग मर नहीं सकते। ये भी लोग भी मान लो आप इमॉर्टल की तरह कह सकते हो। तो वो बताते कि अब तो मेरे पास सबूत भी है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था, तो मैं चाहूँ तो तुम्हें मरवा भी सकती हूँ, तो तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। उन्होंने उस लड़की से वहाँ पे कहती कि तुम मुझे जाने दो, पर वो लड़की कहती अब तो मेरे पास सबूत भी है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार भी सकती हो। पर नना उसे एक ऑफर देती है कि तुम मुझे अभी मत मारो, मैं तुम्हें सिंजी की मन की बात बता दूंगी कि सिंजी तुम्हारे लिए क्या फील करता है। ये बात सुन के तो वो लड़की एकदम से खुश हो जाती है और ननाओ को वहां से जाने दे देती है, जिसकी वजह से ननाओ अपनी जान तो बचा लेती है। अब ननाओ को कैसे भी करके इस लड़की को मारना होता है, पर ये जो लड़का है सिंजी, ये ऑलरेडी बहुत पहले मर चुका है। तो इस लड़की ने उसको जिंदा कर रखा है, यानी कि मुर्दा, एक तरह से आप ज़ॉम्बीज भी कह सकते हो। तो ननाओ वहां से भाग जाती है और ननाओ को ये लगता है कि सोनी किची के पास एक ऐसा कैमरा था जिससे कि वो फ्यूचर की फोटोज खींच सकता था, पर वो कैमरा से उसी के हार्ड मतलब टच से चलता था। तो क्या पता ननाओ उस लड़की के पास भी ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से वो अपनी पावर को बढ़ा सकती हो। तो ननाओ ये चीज नोटिस कर लेती है कि जब भी वो स्कूल में आती है उसके गले में एक पेंडेंट होता है, जिसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि उस पेंडेंट से ही उसकी पावर बढ़ती होगी। ये सारी चीजें ननाओ सोच लेती है और उस पर चुपके से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे कि वो उसका पेंडेंट छीन सके। पर ननाओ ये ऐसी हरकत तो करती है, पर सिंजी उसे आके रोक देता है और सिंजी ननाओ वहाँ पे सब लोग बच जाते हैं। पर ननाओ मतलब यानी कि ये लड़की अपनी सुपर पावर से वापस सारे मुर्दाउस यानी कि सारे जो भी स्टूडेंट अब तक मरे थे उन सबको इकट्ठा कर देती है और उन लोगों को ननाओ के पीछे भेज देती है। अभी ये सारे लोग ननाओ के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ननाओ थोड़ी सी डर जाती है और वो सोचती है अब उसे क्या करना चाहिए। तो ननाओ यहाँ से वहाँ भागती रहती है। तभी ननाओ बहुत ज़्यादा थक जाती है और मुश्किल में फंस जाती है। तो वो अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे किसी को बुला भी नहीं सकती थी। तो ननाओ एक स्टोर रूम में जाके छुप जाती है, जिसकी वजह से स्टोर रूम बाहर से लॉक कर दिया जाता है। और वो लड़की आगे बताती अब तुम इसी स्टोर रूम के अंदर बंद रहोगी, अगर तुमने यहाँ से भागने की ट्राई की तो तुम मारी जाओगी। तो वो उसके साथ उस लड़के को ले जाती है क्योंकि वो लड़का भी ऑलरेडी मर चुका था, तो वो तो बस एक डेड था। तो वो लोग वहाँ पे आ जाते। अब हमें पता चलता है कि इस लड़की की पावर्स है जो कि सिर्फ नाइट में ही एक्टिवेट होती है और दिन में तो इसकी पावर कुछ भी काम नहीं आती, इसलिए ये ज़्यादातर टाइम स्कूल में आती ही नहीं थी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई इस लड़की की सुपर पावर्स क्या थी और क्या है। अब ननाओ तो यहाँ पे फंस चुकी थी, इस स्टोर रूम से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। तो वो यहाँ पे सोचने लग जाती कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए था। तभी अगले दिन हम लोग देखते हैं। अब अगले दिन का हम अगले दिन देखेंगे। तुम लोग चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। तो युका यहाँ पे अपने घर जा रही थी थक जा गई। तभी वहाँ पे ननाओ आ जाती है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है और जैसे ही वो सिंजी को भी बुला नहीं सकती थी, पर सिंजी तो एक मरा हुआ मुर्दा है।
तो वो उसकी पॉकेट में हाथ डालती और वहाँ से एक पेपर निकालती है, जिससे कि ननाओ को पता चल जाता है कि उसकी असली पावर इस पेपर में है, ना कि उस शीशी में, जिसकी वजह से वो डेड बॉडीज को कंट्रोल करती है। इस चक्कर में नैना पहले ही समझ आती है कि तुमने पिछली बार जब मैंने तुम पे अटैक किया था तो तुमने अपनी पॉकेट में जेम डाला था, मतलब हाथ डाल दिया था, जिसकी वजह से तुम अपनी पावर बचा रही थी। पर असल में बात तो यहाँ पे ये है कि तुम्हारी रियल पावर इस पेपर में है। तो सिंजी वहाँ पे उसे बोल देती कि नहीं नहीं, तुम उस पेपर को छोड़ दो। तो नना वहाँ पे बोलती है कि मुझे तो पहले तुम पे डाउट था, अगर तुम मेरी पॉइजन नीडल्स मुझे वापस दे दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा ये पेपर वापस दे दूंगी, अगर तुम नहीं देती नहीं तो तुम्हें मरना होगा। तो इस चीज के लिए वो भी मान जाती है और उन दोनों में डील हो जाती है और वो एक दूसरे की अपनी अपनी चीजें दे देते हैं। जिसके बाद नैना वहाँ पे उसकी गर्दन में एक पॉइजन नील चुबा देती है और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब नैना यहाँ पे ये चीज लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि इतनी सारी डेड बॉडीज का अब वो करेगी क्या और इन लोगों को कहाँ छुपाएगी, क्योंकि उसे हर रास्ते में कोई ना कोई डेड बॉडी दिख रही है। और लोग तो अब यही सोचेंगे जो जो नन्ना से मिल रहा है उसकी मौत हाथों हाथ हो रही है या अगले दिन ही हो जाती है, जिसकी वजह से नन्ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है कि आखिर अब मेरे साथ होगा क्या। जिसकी वजह से उसे वहाँ पे उसकी एक क्लासमेट मिलती है जो कि सांपों को इकट्ठा कर रही होती है, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड को तंग करते रहते हैं। तो वो बताती कि मेरी फ्रेंड से बहसबाजी हो गई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे कुछ सांपों का पॉइजन या अजीब से क्रिएचर का पॉइजन लेना आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी जीभ के लार्वा से पॉइजन बना सकती हूँ अलग अलग प्रकार के। इस वजह से वो वहाँ पे आई होती है। तो नैना वहाँ पे उससे पूछ ही रही होती है कि अच्छा कैसे तुम दोनों में लड़ाई हो गई। तो वो बताती है मैंने उसके गॉगल्स चोरी कर लिए थे, जिसकी वजह से हम दोनों में झगड़ा हो गया। और ये सारी बातें सुन के नैना तो थोड़ा सा प्लान बना लेती है कि इससे मुझे मार देना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है और आरोप इसी पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी जहर बनाना है। जिसकी वजह से नैना मौका देखते ही उसकी गर्दन में नीडल चुबा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत भी होने वाली थी। तभी नैना बोलती कि तुम अपना फोन का लॉक खोल के दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ये सारी बातें सुन के वो लड़की इतना डर जाती है और अपना फोन खोल के दे देती है। भाई आप अपना फोन किसी को भी खोल के मत देना, नहीं तो आपके कौन कौन से वीडियोज उसके अंदर से निकल जाएंगे वो मैं नहीं जानता। इसलिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। तो नैना यहाँ पे उसी के फोन से उसके एक फ्रेंड को मैसेज कर देती है कि मैंने तुम्हारे गॉगल्स तुम्हारे टेबल पे रख दिए। अब ये सारी बातें सुन करने के बाद नैना वापस अपने स्कूल में आ जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पे तेंजो से मिलती है, जिसकी वजह से तेंजो और नैना वहाँ पे आपस में बातें कर रहे होते हैं। और नैना बताती कि उसे जंगलों में बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज देखने को मिली है, जिसकी वजह से वो अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ पे आ जाते हैं। और वो लोग देखते कि भाई यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज पड़ी होती है, आधे से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट है जो कि तो भाई कब से मरे पड़े हैं और वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। पर यहाँ पे नैना एक स्टोरी बनाने लगती है कि कोई इनविजिबल गैंग का मेंबर जो कि उनको मार रहा है, बारी बारी करके सबको टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। और तेंजो तो यहाँ पे थोड़ा सा यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये सारी चीजें हो कैसे रही है। पर तेंजो भी थोड़ी देर के बाद सभी की डेड बॉडीज देख के समझ आता है कि ये लोग काफी टाइम पहले मर चुके हैं, जिसकी वजह से नैना वहाँ पे एक और स्टोरी बता देती है, जिसकी वजह से वो लोग अब उसकी सब लोगों की डेड बॉडी जला के चल देते आगे और अपने कॉलेज में आके ये सोचने लगते कि आखिर हमारे कॉलेज में से इतने बच्चे एक साथ कैसे मर रहे हैं, कैसे उनकी मौत तो हो रही है। तो ये चीजें किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। तभी नैना वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। पर तेंजो तो वहाँ पे नैना पे ही शक करने लग जाता है कि तुम जिसके साथ भी होती हो उसके अगले दिन ही मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे सभी लोग एक बार तो सोच में पड़ जाते हैं कि तेंजो आखिर ऐसा कह ही क्यों रहा है और उसके कहने का क्या ही मतलब है। जिसकी वजह से अब सब लोगों में थोड़ा थोड़ा सा डर भाव बैठ भी जाता है, क्योंकि भाई मैं किसी ऐसे के साथ नहीं रहना चाहूंगा जो कि मुझे हमेशा मारने की कगार पे रहेगा। वैसे मैं इंसान बहुत बुरा हूँ, मैं सॉरी इंसान में बहुत अच्छा हूँ और आप लोग भी बहुत ही लीचड मतलब क्यूट पर्सन हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तभी वो लोग वहाँ पे एक स्टूडेंट की चीख सुनते हैं और वो लोग उसके पास आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग दिखते हैं ये लड़की वही होती है जिसके गॉगल्स चोरी हुए होते हैं और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। तो जैसे ही वो उसके गॉगल्स से कुछ पाउडर लगा होता है जो जैसे ही तेंजो को खाता है, क्योंकि तेंजो इमॉर्टल है जिसकी वजह से उसकी मौत तो नहीं हो सकती, पर वो समझ जाता है कि गॉगल्स पे ही जहर लगा हुआ था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सारी बातें सुन के तो एकदम से मेरे मन में भी डाउट आ गया, क्या पता कोई मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला दे, क्या वो आप तो नहीं, ऐसी बातें भी हो सकती बहुत ज्यादा। तो आप लोग इन चीजों से सावधान रहें। अब हम लोग अपनी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तभी एक बार फिर से वहाँ पे तभी मिकाइलो वहाँ पे बोलती कि ऐसा तो कुछ हो सकता है कि आपस में कोई लड़ाई की वजह से उन लोगों की मौत होती। तभी मिकाइलो बताती उसकी जिस लड़की की अभी मौत हुई उसकी अपने फ्रेंड से बन नहीं रही थी, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती कि उन दोनों में कुछ तकरार हुई हो जिसकी वजह से किसी ने ऐसा कुछ कर दिया हो। तो ये सारी बातें सुन के तो तेंजो भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा कोई कर दे। पर तेंजो को अभी भी डाउट ना पे था। भाई डाउट तो मेरा भी इस लड़की पे पहले से है, पर ये लड़की इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है और बहुत क्यूट है। और भाई मेरा दिल तो आ ही जाता है, अब तुम समझ ही सकते हो। तो ना यहाँ पे भाई है यार, ये रेड कलर मत लाया करो, मुझे डर लगता है इन रेड कलर से। पर तेंजो तो अभी भी यही सोच के बैठा था कि इसमें जरूर नना ने कुछ ना कुछ किया होगा, जिसकी वजह से नना वहाँ पे सॉरी तेंजो वहाँ पे बोल देता है कि जो लोग भी तुमसे मिल रहे, तुम्हें कैसे पता कि उस रूम की कौन सी खिड़की खोलनी है, और तुम्हें ये सब कैसे पता कि वहाँ पे ये खिड़की इतनी आसानी से खुल जाएगी। पर ऐसा तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तभी नना बोलती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे एक दो बार पहले भी आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता है। पर तेंजो बताता है कि उसका फिंगरप्रिंट तो कोई भी लॉक खोल सकता है और तुम तो माइंड रीड कर सकती हो, जिसकी वजह से तुम्हें पता चल गया होगा कि उसके फोन का पासवर्ड क्या, और क्या पता ये मैसेज तुम नहीं किए हो। तो तेंजो को वहाँ पे बहुत ज्यादा नना पे डाउट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मिकाइरो आके उसे रोक देती और मिकाइरो बताती कि नना ऐसा नहीं कर सकती और नना तो बहुत ही अच्छी है, तो नना के बारे में तुम ऐसा मत बोलो। मिकाइरो की वजह से नना यहाँ पे बच तो जाती है, पर तेंजो का अभी भी शक नना के ऊपर से जा ही नहीं रहा था। भाई ये शक बहुत बुरी चीज होती है, मुझे मेरी वाइफ पे हो गया था जिसकी वजह से मेरा तलाक हो गया। अब देख लो, शक की वजह से मेरा तलाक हो गया, अब मुझे मेरी शादी नहीं हो रही। तो नना वहाँ पे मिकाइरो नना की साइड ले लेती, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे बच जाते और वो लोग उसका फोन चेक करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उसकी आखिरी बात उसके फ्रेंड से हुई थी, जिससे कि उसकी लड़ाई हुई थी। अब ये लड़ाइयों का चक्कर बहुत है, तो थोड़ा सा हम इस लड़ाई के पार्ट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा मैटर है, नहीं तो हम अपने मेन मुद्दे से भटक जाए। तो अब यहाँ पे एक नाइट का सीन आ जाता है, मतलब नाइट हो चुकी थी और नना यहाँ पे वॉल के बाहर बैठी थी, जिससे कि वो किलर का पता लगा सके कि आखिर किलर कौन है, अगर उसके आगे से कोई आ जाए तो वो किलर को पहचान सके। तभी वहाँ पे नना आ जाती है, जो कि वहाँ पे उसके गर्दन पे चाकू रख देती है और बोलती तुम तो माइंड रीड कर सकती थी, तो तुमने मुझे कैसे नहीं पकड़ लिया। तो नना और मिकाइरो के बीच में फाइट होने लग जाती है। तो नना को पता चलता है कि मिकाइरो ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिकाइरो तो भाई बहुत ही अच्छी लड़की, और इतनी अच्छी लड़की ऐसा तो कर ही नहीं सकती। भाई आजकल आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता आपका दोस्त भी कातिल हो सकता है, उसकी नज़र आपकी पॉकेट पे हो और आपकी गर्लफ्रेंड पे हो, तो सावधान रहें यार, ये सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो मिकाइलो और नना के बीच में बातें हो ही रही होती, तभी मिकाइलो के कुछ फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मिकाइलो बोलती कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, वो और नना यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और सोच रहे थे कोई किलर उनके आगे से तो नहीं गुजर गया। ऐसे ही करते करते मॉर्निंग हो जाती है और नना और मिकाइलो अपने स्कूल में आ जाते हैं। तभी मिकाइलो नना के लिए एक गिफ्ट लाती है और मिकाइलो बोलती है कि तुम्हें बताना है कि इस गिफ्ट के अंदर क्या चीज़ है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। क्योंकि नना तो दिमाग पढ़ सकती है ना, मन की बातें, पर वो उसे बोलती कि नहीं, तुम इसे पढ़ के बताओ कि इसके अंदर क्या चीज है। तभी नना बोलती है कि यार मुझे बहुत लोगों की मन की बातें सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से मैं अभी नहीं बता सकती और मेरा माइंड भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो मिकारो यहाँ पे बोल देती कोई बात नहीं, तुम लंच टाइम में खोल देना, लंच नहीं तो छुट्टी के टाइम कर देना, तुम्हें बताना तो पड़ेगा। ऐसे ही करते करते अब छुट्टी का टाइम भी आ जाता है और नना वहाँ पे उस गिफ्ट के अंदर बता देती है, क्योंकि इसमें आई लव यू नना लिखा हुआ है। तो ये बातें सुन के तो भाई सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, पर ये कहीं ना कहीं सच होता है, क्योंकि मिकाइलो के पीछे यही वर्ड्स लिखे होते हैं, किसी ने कुछ लिख के उसके पीछे ये चिपका देता, जिसकी वजह से अब सब लोग ये मान लेते हैं कि हाँ वो दिमाग रीड कर सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर अभी भी टेंशन का माहौल यही था कि आखिर उनके यहाँ पे ये सब खून कर कौन रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है। अब आप लोग समझ सकते हो मेरा और आपका हाल क्या हो सकता है। तो वो लोग यहाँ पे घर जाने जाते हैं, पर मिकाइलो अपने घाव को अभी तक हील नहीं कर सकती, वो तो एक हीलर है। तभी नना को पता चल जाता कि वो असली मिकाइलो नहीं है। तभी नना अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक लड़का होता है, और वो नना को बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। अब तुम लोग इसका गलत मतलब नहीं निकाले ना, ये एक नॉर्मल सा सीन जहाँ पे ये बंदा स्कूल से छुप के रहता है, क्योंकि इसको किसी के बारे में पता नहीं। तभी वो नना को पूछा है कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम किसके लिए काम करती हो और यहाँ पे कितने लोगों को तुमने मारा, ये सब मुझे पता है।
तभी ये बंदा एकदम से चाय पीते पीते इसके मुंह से झाग निकलने लगता है और ये जमीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि नन्ना ने इसकी जहर मतलब इसकी चाय में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। पर यहाँ पे हमें ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड्स है। आज मैं इस सीरीज़ को पूरा ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि भाई तभी वो बंदा वहाँ पे एक बार फिर से उठ जाता है। वो बताता है कि ये तो मेरा एक क्लोन था, मुझे पता ही था कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने अपना क्लोन पहले ही बना लिया था। और वो उससे फ़ोन भी छीन लेता और पूछता है कि तुम किसको फ़ोन कर रही थी, और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब तुम्हारी संस्था पे कितने लोग हैं, और तुम लोग कितने हो, और क्यों मार रहे हो यहाँ पे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये बताओ कि तुम आखिर बात किससे कर रही थी। जो तुमसे पहले लड़की आई थी वो भी किसी ना किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, पर उसने भी बताया नहीं। तभी नन्ना वहां से भागने की ट्राई करती है, जिसकी वजह से वो बंदा उसी के क्लासमेट का रूप ले लेता है फायर बन, और वो उसके ऊपर एक फायर अटैक करता है, जिसकी वजह से नन्ना की पीठ बहुत ज़्यादा जल जाती है। भाई ये सीन देख के तो मुझे भी रोना आ गया था, और नन्ना वहाँ पे बेहोश हो जाने लगती है। तभी वो लड़का उसे अपने साथ बोलता है कि तुम मुझे बस बता दो कि तुम किसके लिए काम करती हो, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, और मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सारी बातें सुन के अब नन्ना को भी थोड़ा थोड़ा डाउट सा होने लगता है, और उसे कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का तो उसे मार देगा। पर नन्ना यहाँ पे थोड़ी सी सैड सी हो जाती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तो ये लड़का नन्ना को अपनी पीठ पे उठा के उसके स्कूल के बाहर वॉल के पास रख के आ जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती तो उसके सामने मिकाइरो होती है। मिकाइरो वहाँ पे उसे गले लगा लेती और बोलती कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। ऐसे नन्ना बोल के बहुत ज्यादा सैड फील करती है और उसे बताती कि वो उसे पाके कितना खुश हो गई है। ये सारी बातें सुन के तो नन्ना एकदम से शॉक हो जाती है। मिकाइरो तो इतना ज्यादा डर जाती कि क्या तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था। तो मिकाइरो बताती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और नन्ना मिकाइरो बोलती है कि पता नहीं यार मेरे को क्या ही हो गया, तो मैं कल से सोई रही हूँ, पर सब लोग बोल रहे हैं कि मैं स्कूल भी आई थी, मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक भी किया, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तभी नन्ना बोलती कि शायद तुम ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जगह पे कोई और स्कूल चला गया हो, इनविजिबल गैंग का मेंबर, जिसकी वजह से मिकाइरो वहाँ पे थोड़ी सी रोने वाली शक्लें बना लेती। भाई बहुत ज़्यादा ही डरती है बंदी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे थोड़ा सा लोनली फील करने लग जाते हैं। पर वो लोग अब क्या ही कर सकते हैं, इसलिए नैना को वहाँ पे थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो वो लोग ऐसी बातें करते करते रह जाते हैं। तो अगले दिन फ्यूनरल का सीन आ जाता है, जहाँ पे जो लोग मर चुके थे उनका फ्यूनरल हो रहा था, और सभी लोग यहाँ पे आए होते हैं। तो नैना और तेजो भी यहाँ पे होते हैं, और उसे मिकाइरो की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती नैना को। तो वो उससे पूछती कि क्या हुआ, तो मिकाइरो बोल देती मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सबको झूठ बोलती है। तभी उसके रूम में नन्ना के रूम में वो लड़का आ जाता है और वो बोलता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारे बारे में वो बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोल रही है, तो तुम उस पर डाउट क्यों कर रही हो। पर तभी वहाँ पे उस रूम की घंटी बजती है, और वहाँ पे वो एक कैट में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही रूम खोलती है तो उसके सामने मिकाइरो होती है। मिकाइरो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डरी डरी सी होती है, जिसकी वजह से वो उसी के रूम में रुक जाती है, और दोनों एक साथ सोने के लिए रहते हैं। तभी मिकाइरो से पूछती नन्ना से कि तुम्हारी आखिर बैक स्टोरी क्या है। तो नन्ना बताती है कि एक दिन मैं घर से बाहर चली गई थी, पर मैंने खिड़की खुली छोड़ दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक गुंडा आ गया था और उसने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, जिसकी वजह से मैं आज इतनी अकेली हो गई हूँ। ये सारी बातें सुन के तो मिकाइरो बहुत ज़्यादा सैड फील करती है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था। कैसे उनकी क्लास में एक और लड़के का मर्डर हो जाता है, जिसको बहुत ही तेजी से मारा होता है, और सर मैं भी इस बंदे को नहीं जानता। भाई इस बंदे का तो खून ही हो चुका है, और हमें पता चलता है कि ये फ्यूनरल पे आया था, उसी दिन हम लोगों ने इसे देखा था। तो सभी लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि आखिर इसको किसने मारा। तभी वहाँ पे सभी लोग अपने अपने बारे में बताते कि कल कौन कहाँ पे था, जिसकी वजह से अब तेजो को एक इंसान पे शक होता है। वो थी उस बंदे की गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसे उसी पे डाउट होता है। जैसे ही वो उसकी गर्लफ्रेंड को पूछता है कि तुम्हारी पावर्स क्या है, तो वो बाहर आती है और उसकी एक सुपर पावर कराटे वाली होती है, जिसकी एक ही अटैक से बॉडी पे बहुत ज़्यादा कट लग जाते हैं। पर तेजो को तो तुम्हें पता ही है कि वो एक इमॉर्टल है, जिसकी वजह से उसका खून इतना ज़्यादा नहीं बहता, और वो बाहर आके सबको बताता है कि अच्छा इसकी ये पावर है। जिसके बाद सभी लोगों को कुछ ना कुछ डाउट होने लगता है कि आखिर किसने उसको मारा होगा। ज़्यादातर लोगों का डाउट यही था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको मारा था। भाई अगर ऐसे गर्लफ्रेंड सभी का खून करने लगी तो फिर मेरा तो क्या ही होगा, मैं तो जिंदे जिंदे ही मर जाऊंगा। अब ये सारी बातें तो हम साइड में रखते हैं, और यहाँ पे मिकाइरो की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब होने लगती, और मिकाई
मिकाइरो का कुछ बर्ताव भी नना को कुछ चेंज सा लग रहा था और दोनों ही एक कैफे में बैठ के खाना खा रहे थे। ये वही कैफे है जहाँ पे नना हमेशा जिसको भी मारने वाली होती है उसके साथ पहली बार यहाँ पे आती है और अगले दिन उस बंदे का मौत हो जाता है। अब तुम लोग समझ जाओ, अगर कोई लड़की तुम्हें कैफे में बुला रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हें मारना चाहती, इसका ये मतलब वो तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती। तो गधेड़ो चले जाओ टाइम रहते, पागल मत बनो। मेरी लाइफ में तो ऐसे मौके आते नहीं। तभी वहाँ पे उसके टीचर आते हैं और उसे एक नई यूनिफॉर्म देते हैं। बोलते हैं कि मिकाइरो ने बोला था कि तुम्हारी यूनिफॉर्म खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक ड्रेस लेके आते और नना यहाँ पे डाउट करने लगती कि उस ड्रेस में तो एक पॉइजन की शीशी भी थी, वो कहाँ चली गई, जिसकी वजह से उसे उस पर डाउट आने लगता है। पर यहाँ पे मिकाइरो की तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है। तभी वहाँ पे तभी नना वहाँ पे मिकाइरो को देखती है जो कि बाथटब में बेहोश हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे फीवर हो जाता है और वो उसे बेडरूम में लाके सुला देती है। जिसके बाद वो उसका टेम्परेचर चेक करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो टीचर के पास जाके दवाइयाँ मांगती है। तो टीचर बताता है कि यहाँ पे डॉक्टर थे, वो तो कब के स्टाकों को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से वो तेंजो के पास जाती है। पर तेंजो तो यहाँ पे लाश की चीड़ फाड़ कर रहा था, जिसकी वजह से नना को कहीं बाहर जाके दवाइयाँ लानी पड़ती है और वो बाहर जाके दवाइयाँ ले भी आती है, जिसकी वजह से उसके हाथों में थोड़ी बहुत चोटें लग जाती है और वो मिकाइरो को इलाज करवा देती है। पर तेंजो यहाँ पे सभी का रूम जाके चेक कर रहा था क्योंकि उसे कुछ ना कुछ सुराग चाहिए था, पर उसे कोई भी सुराग मिल नहीं रहा था। जिसके बाद अब वो यहाँ पे सभी लोगों पे डाउट करता है और उसे बताते हैं कि आधे से ज़्यादा जानवरों की डेड बॉडी मरी पिल रही है, जिसकी वजह से अब मिकाइरो वहाँ पे आ जाती है। सॉरी, मिकाइरो अभी भी बेहोश होती है। तेंजो सॉरी उस बंदे की गर्लफ्रेंड यहाँ पे आती है और नना को बोलती है कि शायद ये सब मिकाइरो ने किया होगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। पर नना उसे वहाँ से भगा देती है और मिकाइरो यहाँ पे होश में आ जाती है और वो नना के हाथ में चोट लगी देख के उसे हील करने की ट्राई करती है। पर नना तो उससे बहुत ज़्यादा डांटने लग जाती है कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें मना किया ना कि तुम अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करोगी। जिसकी वजह से मिकाइरो उससे थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के साथ मस्करी करने लगते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मिकाइरो का एक पास्ट देखते हैं, जिसमें मिकाइरो बताती कि वो एक स्कूल में कुत्ते को एक हील कर रही थी। पर तभी वहाँ पे एक ब्रेव लड़की आ जाती है जो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करती है और वो उसको प्रोटेक्ट भी करती है बुरे लड़कों से। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर मिकाइरो को यहाँ पे पता चल गया था कि उस बंदी को कैंसर है, जिसकी वजह से उसकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। ये बात सुन के वो उसे हील करने का ट्राई भी करती, पर वो उसे हील नहीं कर पाती और आखिर में उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती है क्योंकि वो किसी को बचा नहीं पाई। और ये सारी बातें सुन के मिकाइरो नना से बोलती कि तुम भी ऐसा कुछ फील मत करो, तुमने किसी की तुम्हारी वजह से किसी की जान नहीं गई है, तो तुम अपने आप को ऐसा फील मत करवाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि मिकाइरो को नना के साथ बचपन से यही होता आ रहा है। कोई भी उसे आके यही बोल देता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हुई है, जिसकी वजह से नना तो हमेशा से ऐसी इतनी बुरी इंसान बन गई। पर वो दिल से आज भी बहुत अच्छी लड़की, ऐसी अच्छी लड़की से तुम लोग शादी कर लो, मैं तुम्हारी शादी में गुलाब जामुन खाने आ जाऊंगा। तो ये सारी बातें आजकल चलती रहती है। तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता और नन्ना को बताता कि उसे रास्ते में मिकाइरो मिली थी। मिकाइरो कहीं पे जल्दी से जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। तो वो बताती कि वो एक डॉकयार्ड के पास जा रही है, स्टोर रूम के पास, जहाँ पे उसे किसी ने मिलने के लिए बुलाया है। तो वो वहाँ पे जैसे ही जाती तो नन्ना को पता चल जाता कि कोई मिकाइरो को मारने वाला है। तो नन्ना यहाँ पे मिकाइरो को बचाने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कोई मिकाइरो को मारने वाला है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाने से पहले एक बार उसे फोन आता है उसके बॉस का और बॉस बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, वेल डन, पर अब तुम्हें इसके आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिकाइरो को मैं मार दूंगा। और वो उसे वहाँ पे थैंक यू कहकर चली जाती है। तभी मिकाइरो के गाल पे एक बहुत तेज कट लगता है, जिसकी वजह से मिकाइरो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और वो शेल्टर की वॉल के पास जाके रुक जाती है। जैसे ही वो वहाँ पे रुकती है तो वो वहाँ पे उसे बोलती कि कौन है वहाँ पे, कौन मुझे मारने की ट्राई करता है। तभी वहाँ पे एक तेज चाकू उसकी तरफ आ रहा होता है और नन्ना उसके बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वो चाकू नन्ना की पीठ में लग जाता है और नन्ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि नन्ना ने मिकाइरो की जान तो बचा ली और वो लड़का एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, पर नन्ना ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुक जाता है। और नन्ना मिकाइरो को वहाँ पे कुछ भला बुरा सुनाने लगती कि तुम कोई डरपोक हो, तुम ये हो वो, ऐसे उसे वहाँ पे
बेइज्जत कर रही होती है, जिसकी वजह से नना वहाँ से मिकारो वहाँ से चली जाती है और नना को पता चल जाता है कि उसकी वजह से फायदा हो गया। तभी उस लड़के की गर्दन पकड़ लेता है तेंजो बाथरूम में जाके, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यही वो किलर है जो कि लोगों को मार रहा है। और नना ने भी तेंजो को पहले जाके बता दिया था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी नना वहाँ पे बहुत ही जख्मी हालत में उसी बीच में पड़ी होती है और वो सोचती है कि अब मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी वजह से उसके पेरेंट्स भी मर गए थे। तो वो वहाँ पे ये सब बोल ही रही होती है। तभी मिकारो वहाँ पे आ जाती है और वो उसे हील करने लगती है और वो अपनी पूरी पावर का यूज कर देती है, जिसकी वजह से नना तो उसे मना करती है, पर वो वहाँ पे नना को बचा लेती है। और इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से नना तो बच जाती है, पर मिकाइरो वहाँ पे मर जाती है, जिसकी वजह से नना को काफी बुरा लगता है। अब इसका सीजन 2 आने वाला है, तो आप लोग एक्साइटेड रहिए।